हॉट स्टॉक्स के इस सेगमेंट में हम लोग बेसिकली जो नतीजे आए हैं, जो खबरें आई, उसके वजह से स्टॉक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और कहाँ मौका है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो टॉप पिक बन सकते हैं, ट्रेड बनाया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले टाटा स्टील पर ऑलरेडी आप इतने समय से बुलिश हैं, आपने कई बार कॉल दिया, टारगेट भी हिट हुए। अब क्या रहेगा आगे, वो मैं आपसे राय लूंगा। सबसे पहले नतीजों पर देख लें तो तिमाही नतीजे मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड एंड नेट प्रॉफिट देखा जाए तो करीब करीब यहां पर बढ़त देखने को मिली है सर। अब मिक्स है, कैसे देखते हैं सर टाटा स्टील को? आपका क्या नजरिया आफ्टर रिजल्ट? पॉजिटिव ही है? जी, अब देखें, ओवरऑल अगर हम सिचुएशंस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि देखिए ऑलरेडी एक डीप इसमें आ चुका था सिंस 220 टू 18 के आसपास। जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर बना है और इंटायर अगर आप देखेंगे मेटल और स्टील काउंटर्स पे थोड़ा बहुत दबाव आज से 1-1.5 महीना हो रहा है कि ऑलरेडी देखने को मिला है। सो टाटा स्टील के लिए 170 186 इज ए वेरी गुड जोन, वैल्यूएबल जोन। मुझे लगता है कि यहाँ पे एकोमोलेशन करके ही चलना चाहिए। किसी के पास अगर है एग्जिस्टिंग पोजीशंस, आपको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और अगर आप एवरेजिंग भी करने के बारे में सोच रहे तो बिल्कुल दिस इज अ राइट टाइम। एंड 152 का मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन टारगेट यहाँ पे 198 एंड 220, एंड 220 क्रॉस होने के बाद 260 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। 260 का टारगेट आने में आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर लग सकता है। 1 साल का व्यू के हिसाब से बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। और सर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा नजर आ रहा है? मतलब अगर ब्रॉडर व्यू ले लिया जाए 2-3 साल के नजरिए से, तो टाटा स्टील में कितना कैपेसिटी है, कितना पावर है सर इसमें? अब देखिए, ओवरऑल अगर हम इस सेगमेंट को देखेंगे, इट्स हाई बीटा सेगमेंट। एंड लास्ट अगर हम देखेंगे सिंस मई 2025 से लगातार पर्टिकुलर स्टॉक्स एक रैली में है, अप ट्रेंड में है। 130 के आसपास का एक बेस बना था और उससे पहले भी 180 के आसपास का एक टॉप बनने के बाद नीचे आ गया था स्टॉक। तो जनरली जो करेक्शंस है पर्टिकुलर सेगमेंट का, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे एक चीज ये बहुत ही क्लियर है चार्ट पे। जो लास्ट टाइम 183 के आसपास का टॉप बना था, ऑलमोस्ट 30% के आसपास का एक सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर से स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से अगेन कहीं ना कहीं 18-19% नीचे आया था। सो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स अगर कुछ भी दिक्कत होता है आने वाला 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट, या मार्केट को पसंद नहीं आते इस बार का रिजल्ट, वट एवर द थिंग्स, मैक्सिमम स्टॉक्स आपको एक बार 170 165 तक मैं देख रहा हूँ। लेकिन 150 के नीचे फिलहाल अभी नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस 152 150 के लेवल पे होगा। और अगेन हमें लगता है कि 260 तक ये स्टॉक्स आपको नेक्स्ट 1.5-2 साल एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन है 180 का जोन। ठीक है, ये सर का व्यू है टाटा स्टील को लेकर। हिमांशु सर, स्विगी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मतलब अभी कीर्ति गोयल जी का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, तो प्लीज़ स्विगी पर व्यू ले लीजिए। और अभी हम लोग देख भी रहे हैं जो घाटा है वो भी घटा है, 791 करोड़ रह गया है। कैसे देखते हैं सर स्विगी के शेयर को? क्या व्यू है आपका नतीजों के बाद? कैसे देख रहे हैं और इसके नतीजे कैसे देख रहे हैं? क्या अपॉर्चुनिटी है स्विगी में? देखिए सर, पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि आपके ही चैनल पर पिछले हफ्ते में शायद 3 या 4 बार हम लोअर लेवल्स पे स्विगी में यस। बाइंग की रिकमेंडेशन दे चुके हैं। उनमें मुनाफा भी वसूल हुआ है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे हैं। लॉस कम होता हुआ नजर आया है, एफिशिएंसीज बढ़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन देखना इंपॉर्टेंट ये रहेगा सर कि 250-40 रुपए से लगातार बढ़ते हुए 5 दिन में 300 रुपए तक ऑलमोस्ट कल ये स्टॉक बंद हुआ था। तो नंबर्स के चलते कई बार हम देखते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आती है। नंबर्स से पहले जो एंटीसिपेशन में खरीदारी होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और एक जो इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि जो जेप्टो का एक्चुअली आईपीओ आना था वो शायद होल्ड पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उसको एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से नहीं मिला है। तो उसके यस। चलते जो थोड़ा सा बज इस सेक्टर में था शायद वो थोड़ा सा सॉफ्टन होता हुआ नजर आए। बारिंग दैट मुझे लगता है कि ऑपरेशनली कंपनी ने अच्छा किया है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट है। चार्ट भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 300 रुपए के आसपास एक माइल्ड मैं थोड़ी सी हर्डल देख रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो टेक्निकली आज के लिए स्ट्रेटजी प्ले अगर करनी चाहे तो ऐसे की जा सकती है कि अगर कोई गैप अप मिलता है तो मुझे लगता है कि कल के क्लोज का स्टॉप लॉस लगाकर उसको इंट्राडे प्ले करें। अपसाइड में 200 दिन का मूविंग एवरेज है लगभग अपना 310 रुपए के, 315 320 रुपए के आसपास। तो वहां तक इंट्राडे स्विंग राइड किया जा सकता है अगर ये स्टॉप लॉस
ट्रिगर ना हो जो कल का स्टॉप लॉस क्लोज होता है। और अगर बाजार किसी वजह से नीचे खुलता है तो मुझे लगता है कि आज इसमें खरीदारी के मौका ना ढूंढें, सेटल होने दें, कॉन कॉल अर्निंग कॉल आने दें और उसके बाद फिर फ्रेश कॉल ली जाए। और सर इटर्नल में, हिमांशु सर, इटर्नल में भी है क्या अपॉर्चुनिटी? सर इटर्नल बेटर प्लेस्ड है रिलेटिवली स्विगी से। क्योंकि वो एक ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म। मैं जितना बार आपने शो किया है इटर्नल और स्विगी पर आपका व्यू रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल स्पेशली आपसे ही पूछा। नहीं नहीं सर, अच्छा किया आपने। और हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में एटर्नल में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और मुझे लगता है आज के सेशन में भी एटर्नल में एक अच्छा मौका है। जिनके पास है निवेशित जरूर होल्ड करें। 304-5 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाएं। और नहीं तो इंट्राडे के लिए भी 305 के स्टॉप लॉस से 322-325 रुपए तक के टारगेट्स के लिए एटर्नल में खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है लगभग 1.5-2 साल की कंसोलिडेशन के बाद एटर्नल भी एक नई मूव के लिए तैयार है। तो रेगुलर इंटरवल्स में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढें। मेरा अगेन ऐसा मानना है कि ये जो क्विक कॉमर्स की कंपनीज हैं ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर धीरे धीरे यहाँ से कैप्चर करेंगी और ये बिजनेसेस आने वाले कुछ साल में बहुत बड़े होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है। अगला निश्चित सर, एक चीज बताइएगा, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, सर पावर सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? कोई शेयर्स या स्टॉक्स जिसको लेकर आप पॉजिटिव हैं? कोई रिकमेंडेशन है क्या पावर सेक्टर में कोई शेयर्स को लेकर निश्चित सर? सो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख रहे हैं पावर कंपनीज में होते हुए देखने मिला है। चाहे वो टाटा पावर हो, उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। एंड अदानी पावर में भी अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने मिली है। सो ऑल इन ऑल जो एक क्रेज था वो थोड़ा बहुत फर्ज ऑफ होता हुआ देखने मिला। लास्ट एक आध महीने में अच्छा खासा करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो चुका है। सो यहाँ पे भी अगर फोकस रखने की राय रहेगी तो डेफिनेटली टाटा पावर पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जिस हिसाब से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है तो यहाँ से अभी डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड लग रही है एंड अपसाइड वापस से पोटेंशियल रिकवरी मोड में हमें बनते हुए देखने मिलेगा। सो करंट लेवल्स पे टाटा पावर एक्यूमुलेशन कीजिए, 1 से 2 महीने का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, वापस से हमें 420 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली 350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 420 के टारगेट्स के लिए एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी 1 से 2 महीने के लिए टाटा पावर में। ठीक है। टाटा पावर में सर का व्यू निकल कर आया है। प्रदीप सर, मैनकाइंड फार्मा पर आपका नजरिया जानना चाहूंगा। नेट प्रॉफिट शानदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 30% की बढ़त हमने देख ली है। कैसे देखते हैं सर मैनकाइंड फार्मा को आफ्टर रिजल्ट? अपॉर्चुनिटी है क्योंकि स्क्रीन पर देखिए, रेवेन्यू देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% बढ़ा है, बीटा 25% बढ़ा है। सर एंट्री लेनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल वरीश जी, यहाँ पे ना ऑलरेडी हमारा एक कवरेज स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 2150 के लेवल से, और यहाँ पे हम बहुत ही बुलिश है। एंड हमारे फंडामेंटल रिसर्च डेक से भी यहाँ पे एक बाइंग कॉल जनरेट हुआ था और जिसका टारगेट 2850 एंड ऑल टाइम हाई ऑन द वे आपको आते हुए दिखाई देंगे। अभी भी मौका है। 2575 एंड 2550 इज अ वेरी प्रोमिनेंट जोन एंड जिस तरीके से रिजल्ट आया है आई थिंक मार्केट को भी ये बहुत पसंद आएगा। और ओवरऑल ये सेगमेंट बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है एंड नेक्स्ट 4 से 5 साल अगर किसी को भी वेट करना है कोई भी स्टॉक्स में तो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए। लेकिन वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ आवर इन्वेस्टर्स की ये स्टॉक्स को स्विंग ट्रेड ना करें, मतलब 1-2 हफ्ते इसमें नहीं है। एक स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि अगर आप 2150 के लेवल पे मेंटेन करेंगे तो 2850, उसके बाद यहाँ पे 3400 तक मूव आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल बाय करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल बाय करने की सलाह दी जा रही है मैनकाइंड फार्मा को लेकर 2850 तक के टारगेट के लिए। तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख सकते हैं। हिमांशु सर, एक बड़ी अपडेट आई है मार्केट के लिए, काफी पॉजिटिव है। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, काफी पॉजिटिव है, बिग ब्रेकिंग है, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं चाहे गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए या दूसरे संकेत जो हैं यहां पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहे थे। लेकिन जिस तरह की अपडेट आई है, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई है, इसका असर मार्केट पर दिखेगा। हिमांशु सर, यहां पर जो ब्याज दरें रही है 1% पर बरकरार रखा गया है। सर आपसे टेक चाहूंगा, क्या देख रहे हैं इसका असर, क्या पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आएगा मार्केट में? आपका टेक सर। देखिए कहीं ना कहीं वैसे तो ये प्राइस दिन ही था, बाजार ये मान के चल रहा था कि रेट हाइक आते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन हाँ,
इन जनरल ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक बड़ा कैरी ट्रेड येन के साथ चलता है, और अगर येन वहां पर अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो अनवाइंड होने का खतरा रहता है। इंडिया माफ कीजिएगा, काफी बड़ी बोरोइंग्स है येन में। तो इन जनरल ये पॉजिटिव है, और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया कि इसी सब के चलते बाजार इसको कल से ही प्राइस इन कर रहा था, इसीलिए ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है बाजार इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। प्रदीप सर, आपकी क्या राय रहेगी जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि जीडीपी अनुमान भी बढ़ाया गया है, ब्याज दरें 1% पर बरकरार रखी गई हैं, और यहाँ पर बढ़ाई नहीं गई हैं ब्याज दरें, सबसे पॉजिटिव है बाजार के लिए। आप कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? क्या यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग की संभावना नजर आ रही है, अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है? और जी देखिए, ओवरऑल तो यहाँ पे व्यू हमारा पॉजिटिव पहले से ही था, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी देखिए, मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। इतना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ था, मार्केट ने फिर भी रिएक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। मार्केट एक टाइम करेक्शंस के अंदर था, लेकिन जिस तरीके से कल का क्लोजिंग अगर हम लोग देखेंगे, अगर आज भी ये सस्टेन होती है 24,300 एंड अबव, एंड निफ्टी बैंक 57,000 56,500 से वैल्यू जोन, मैं तो यहाँ से बुलिश हूँ। नेक्स्ट 2-3 महीना 6 महीना मैं बिल्कुल बुलिश हूँ, और यहाँ से बाय करके हम लोग चल रहे हैं। और हम तो न्यू अभी पोर्टफोलियोज बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, एंड मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि बाद में यही इंडेक्स आपको निफ्टी बैंक 64,000 65,000 में आते हुए दिखाई देंगे, यही आपको निफ्टी आपको ऑल टाइम्स हाईस पे आते हुए दिखाई देंगे, तब राइट टाइम नहीं होगा। और ऑलरेडी हमने ओवर द लास्ट 17-18 मंथ से एक अच्छा खासा टाइम करेक्शंस भी देख लिया है। और इतना ज़्यादा देखिए, मिडिल ईस्ट पे टेंशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट कब का ऑल टाइम हाई पे चला गया होता, लेकिन बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन, एंड कच्चा तेल में हमने देखा जिस तरीके से उछाल आया है, सो लॉट ऑफ थिंग्स। अब एफआईआई भी वापस नहीं आ रहा है। और मैंने आपको एक चीज बोला था, आपको आई होप यू रिमेम्बर जी। रिमेम्बर कि हम्म। आप देखेंगे ना, इंडिया में एफआईआई 7 डेज तक नॉन स्टॉप बाइंग करेंगे, उस दिन आप समझ जाना कि उनके जो व्यू है इंडियन मार्केट को लेके, कहीं ना कहीं ये बदल जाएगा, उनका माइंड पे चेंज हो जाएगा। लेकिन वो आज तक मैंने देखा नहीं नॉन स्टॉप 7 दिन, एंड इनफैक्ट आप 1.5 साल में मुझे कभी भी नहीं दिखा सकते लास्ट 7 दिन नॉन स्टॉप, चाहे वो अमाउंट थोड़ा कम ही क्यों ना हो, लेकिन वो बाय करे, वो नहीं कर रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा टाइम करेक्शंस के आसपास चलेंगे, लेकिन मार्केट निफ्टी ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 23,400 500 के आसपास, एंड रिसेंटली 23,800 भी ब्रेक नहीं किया, एंड मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। ओवरऑल व्यू नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए पॉजिटिव है। अब 1-2 दिन का वो तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी आपको थोड़ा कॉशियस व्यू देके चलना है। ठीक है, आने वाले 6 से 8 महीने का नजरिया देखेंगे तो बाजार को लेकर प्रदीप सर काफी पॉजिटिव है, हिमांशु सर भी अभी बाजार को लेकर काफी पॉजिटिव है, तो इसको देखकर चल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है, एशियन मार्केट भी अप है, यहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से बैंक ऑफ जापान का अनचेंज्ड का यहां पर दिखाई दे रहा है, ये काफी पॉजिटिव है मार्केट को लेकर। सवालों के जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। निश्चित सर, आपसे राय लेना चाहूंगा, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज को लेकर 87 का भाव चल रहा है, ये लीजिए ब्रेकिंग स्क्रीन पर है। बैंक ऑफ जापान की बात की जाए, ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई है, मार्केट के लिहाज से काफी पॉजिटिव है, ब्याज दरें 1% पर बरकरार रखी गई हैं, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाई हैं, ये बाजार के लिए काफी पॉजिटिव है। प्रदीप सर ने भी अपनी राय दे दी है, आने वाले 6 से 8 महीने में बाजार को लेकर काफी पॉजिटिव है। हिमांशु सर भी कह रहे हैं यहाँ पर डिप में बाय करके ही चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा बाजार में एक अच्छी तेजी की उम्मीद नजर आ सकती है, ये बाजार के लिए काफी पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहा है। निश्चित सर, सवाल ले लेते हैं ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज को लेकर, जैसा मैं बता रहा था आपको, और भी वजह बताई गई, बढ़ती महंगाई, मजबूत वेतन वृद्धि की वजह से ये फैसला लिया गया है, आप देख सकते हैं काफी कुछ पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, तो आप लोग इसको ट्रैक कीजिए बाजार को। निश्चित सर, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज पर आपका नजरिया, 92 की बाइंग है यहाँ पर हरियंत जी की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, 92 की बाइंग है, 87 का भाव चल रहा है। ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिकवरी मोड में ही ये काउंटर देखने मिला है, लोअर लेवल से अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अभी रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी देखने मिला था 80 के आसपास से। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए
80 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड रखिए। वापस से हमें 92 से लेके 95 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो 95 के आसपास आए तो प्रॉफिट भी बुक कीजिए, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो डेफिनेटली अभी फिलहाल तो लॉस में, तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा। एंड इन बिटवीन बाउंस आता है तब 95 के आसपास एग्जिट करने की राय रहेगी ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज में। हिमांशु सर, आपसे टेक चाहूंगा इन्फोसिस पर। इन्फोसिस का एडीआर 5% डाउन, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं सर इन्फोसिस के एडीआर के बाद इन्फोसिस का आईटी सेक्टर को लेकर आपका व्यू क्या रहेगा? आप भी पॉजिटिव हैं या इन्फोसिस तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर क्या व्यू है आपके वो जानना चाहूंगा। ओवरऑल आईटी सेक्टर को भी लेकर जिस तरह से बाउंस बैक मिला है, क्या आईटी सेक्टर को लेकर बुलिश हैं आप? जी नहीं, मैं आईटी सेक्टर को लेके बुलिश नहीं हूँ। एट बेस्ट ये न्यूट्रल प्ले है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं, जो मेरा मेरा व्यू है एट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, कि आईटी में निवेश करके आप आउट परफॉर्म कर लेंगे, अल्फा जनरेट कर सकते हैं, निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर सकते हैं, तो आई फियर कि शायद आने वाले 1 से 2 साल ऐसा देखने को ना मिले। देखिए, ओवरसोल्ड होने के बाद एक वैल्यू ट्रैप मुझे लगता है, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में एक तमाम बड़ी शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिली। लेकिन जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब इन्फोसिस की अगर आप नंबर्स की बात करें, तो अर्निंग्स कॉल में सिंपल सी बात है कि उन्होंने रेवेन्यू को 1-1.5% का ग्रोथ दिया है। तो 1.5% की ग्रोथ के साथ मतलब लॉजिकल नहीं है कि स्टॉक आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा। हाँ, हालांकि हायर लेवल से बहुत ज्यादा पिटाई जरूर हो चुकी है, लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली, और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस हमने देखा है यहाँ पर लगभग 1180-1200 के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कल यहाँ पर भी इंडियन मार्केट्स में भी हायर लेवल से रिवर्सल देखने को मिला था। और ओवरनाइट जैसा कि आप एडीआर में सेलिंग बता रहे हैं, तो जी ऑल इन ऑल देखिए, शॉर्ट करने का मेरा इरादा नहीं है आईटी सेक्टर को, लेकिन सिर्फ एक अंडरवेट कॉल है आईटी सेक्टर एज अ होल। एक प्राइस करेक्शन के बाद एक लंबी टाइम करेक्शन मैं इसमें देखता हूं, जो कम से कम आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिलेक्ट कुछ पिक्स जरूर रहेंगी जहां पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जैसे इस स्पेस में अगर मैं कोफोर्स को देखता हूं, तो कोफोर्स की गाइडेंस बहुत बुलिश थी, अर्निंग कॉल्स बहुत अच्छी थी, चार्ट्स भी बहुत शानदार है। तो अगर आईटी सेक्टर में कोई कंसोलिडेशन आती है और उसके चलते कोफोर्ज जैसे काउंटर में या उस तरह के किसी और काउंटर्स में मुझे अच्छी एंट्री मिलती है, तो मैं वहां पर बाइंग पोजीशन लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, बजाय पर्टिकुलरली इन्फोसिस में लॉन्ग ट्रेड लेने के। ठीक है प्रदीप सर, अगला जो यहाँ पर सवाल बहुत सारे नतीजों पर एक दो बात कर लेते हैं। मझगांव डॉक को लेकर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। आफ्टर रिजल्ट कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली, रेवेन्यू 12% बढ़ा है, बीटा 48% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखा जाए। सर मझगांव डॉक को आफ्टर रिजल्ट आपका नजरिया? लास्ट बार जब रिजल्ट आया था ना, स्टॉक प्री ओपन मार्केट में 10% नीचे आ गया था, तो इस बार थोड़ा ध्यान में रखिए। और इनफैक्ट रिजल्ट बहुत बढ़िया है, स्पेशली अच्छा लग रहा है चार्ट में। तो स्टॉक को ऊपर जाने के लिए एक बार मुझे लग रहा है कि 2380 इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। 2380 इसके ऊपर क्लोजिंग होने में बिल्कुल आपको बाई करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे 2550 2600 तक यहाँ पे मूव आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बात बोले, अगर देखा जाए तो मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी स्टॉक्स लास्ट 2-3 साल 4 साल में चला है, मैं ऐसे स्टॉक्स को नेक्स्ट 2-3 साल के लिए होल्ड करना नहीं वाला। लेकिन रिजल्ट अच्छा आया है, या फिर डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको आते हुए दिखाई देंगे। निश्चित सर, यहाँ पर जतिन जी का सवाल आ रहा है, अतुल ऑटो पर नजरिया जानना चाह रहे हैं, क्या इस यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? सर एक बार चार्ट देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस सेशन में 4% से ज़्यादा की बढ़त हमने देखी है, और पिछले 1 महीने नज़रिए से देखा जाए तो 7% बढ़ चुका है, और अगर 6 महीने में देखेंगे तो 21% का उछाल और अतुल ऑटो में आ चुका है। 516 के करीब का भाव है। सर फ्रेश बाइंग की जा सकती है या नहीं, प्लीज़ बताइए, क्लियर करिए। सो अतुल ऑटो की बात करें तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम में ये काउंटर है एंड एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो चुका है। ये काउंटर में अगर देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से ही एक रेजिस्टेंस भी देखने मिला है। 520 525 एक हर्डल जोन भी है। सो यहाँ पे एक थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा, 3 से 6 महीने का व्यू रखना पड़ेगा। एंड करंट लेवल्स पे 50% बाइंग कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन अगर डिप आता है वापस से 500 के आसपास आता है, तो वहाँ पे रिमेनिंग 50% बाई कीजिए। एंड इस तरीके से 2 पार्ट्स में आप अपनी खरीदारी रखें एंड 3 से 6 महीने का व्यू रखें। डेफिनेटली बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हो चुके हैं, कंफर्म हो चुका है। एंड जैसे ही ये काउंटर 520 525 के अबाव ब्रेकआउट देगा, हमें वापस से 600 तक की रैली भी देखने मिलेगी। सो ऑल इन ऑल पार्ट्स में एक्यूमुलेट कीजिए एंड डेफिनेटली यहाँ पे 600 तक की रैली के लिए 3 से 6 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड रखने की राय रहेगी ऑटो लॉटो में।
हिमांशु सर, अगला सवाल आपके लिए है। सुमित्रा जी का सवाल है विक्रम सोलार को लेकर। 199 की बाइंग है, 175 का भाव मैं अभी देख पा रहा हूं, लॉस में है, पूछ रहे हैं एवरेज किया जाए या नहीं, लॉन्ग टर्म नजरिया है सर, क्या करके चल सकते हैं प्लीज बताइए। अगर कोई स्टॉप लॉस हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए। उनके पास 50 क्वांटिटी है यहाँ पर विक्रम सोलार का। देखिए, मैं इस सवाल के माध्यम से एक चीज और एड्रेस करना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म एक बेसिकली मिथ है। लॉन्ग टर्म इज अ सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट टर्म। उस लॉन्ग टर्म में बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स आएंगे, तभी वो लॉन्ग टर्म बनेगा। तो ये एक सोचकर कोई भी चीज में बैठे रहना कि ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग है और उसको टाइम पर असेस नहीं करना या इवेल्युएट नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तो इसके बारे में जरूर आप थोड़ा सोचें। फिलहाल चार्ट का स्ट्रक्चर ट्रेंड सब वीक है। मेजर सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो टूटती हुई नजर आ सकती हैं। जब तक ये स्टॉक, मेरा ऐसा मानना है कि वापस से 190 195 के ऊपर नहीं जाता, इसमें मोमेंटम नहीं है, तो फिलहाल एवरेज ना करें। क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा समय दिया जा सकता है, लेकिन एवरेज आउट ना करें। फिलहाल ट्रेंड जो है स्टॉक का वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, ये सर का नजरिया है विक्रम सोलार को लेकर। सर, एक बार मैं चाहूंगा आप तीनों से मैं टॉप पिक ले लूं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं, दर्शक अभी जुड़े हुए काफी ज्यादा, उन लोगों को बता दूं। आप लोग जो सवाल पूछते हैं लेकिन मॉर्निंग में शो देखते हैं वो ठीक है, 10 बजे आप शो देख लेते हैं, 1 बजे देख लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग का शो देखना बेहद जरूरी है। जाते जाते जीत स्पेशल शो है क्लोजिंग का, जहां पर आप लोगों को जो भी मोमेंटम स्टॉक्स हैं सब पर बातचीत किया जाता है। बहुत सारे ट्रेड निकल कर आते हैं। हफ्ते का आखिरी दिन है, आखिरी घंटे में कहां मौका मिलेगा आप लोगों को बताएंगे। 2 गेस्ट होंगे हमारे साथ, अंशुल जैन जी होंगे और इसके अलावा मुदित गोयल जी होंगे। शुभम शंकर जी शो को होस्ट करेंगे। तो आप लोग 2:30 बजे द बोनस के साथ जाते जाते जीत में जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। बहुत सारे टॉपिक्स रिकमेंड किए जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स बनते हैं, तो उन लोग कॉल्स को आप लोग ट्रैक कीजिए, बहुत मौके बनेंगे। तो क्लोजिंग शो आज 2:30 बजे मंडे टू फ्राइडे होता है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो आज आप लोग 2:30 बजे जुड़िए, अपना ये शो देखिए और बोनस के साथ आप लोग बने रहिएगा। अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज के शो में कैश सेगमेंट में कहाँ मौका है। प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करूंगा। कैश सेगमेंट में कहाँ मौका है आपकी तरफ से? कोई ट्रेडिंग कॉल है, कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर? देखिए, ओवरऑल अगर देखेंगे, थोड़ा आज के लिए नहीं, मैं नेक्स्ट आपको अगर 1 महीना टाइम किसी के पास है तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट वैल्यू जोन के आसपास है एंड मुझे लग रहा है कि टॉप से अच्छा खासा एक गिरावट इसमें हो चुका है। आप देखेंगे 205 ठीक 206 के आसपास जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर दिखा था हम लोगों ने, सो अगेन एक बाइंग आ रहा है। इट विल टेक सम टाइम, 2-3 हफ्ता दीजिए। स्टॉक आपको 178 का पहला टारगेट, उसके बाद ऑलमोस्ट 200 का सेकंड टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए 152 के लेवल के आसपास। 152 के लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहां पर बाय करके चल सकते हैं। सेल को सर की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पर आप लोगों को खरीदारी का मौका है, तो इसको ट्रैक कीजिए। प्रदीप सर, टारगेट क्या बताया आपने? ऑलमोस्ट 200 ऑन द वे। ठीक है, 200 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 152 का स्टॉप लॉस लगाइए। 169 का करंट भाव है, तो करंट भाव से यहां पर लॉन्ग करके चल सकते हैं आप लोग। ये प्रदीप सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। निशित सर, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी तरफ से कैश सेगमेंट में कहां अपॉर्चुनिटी है, कहां मौका है सर? कौन सा शेयर पर दांव लगाया जा सकता है, प्लीज रिकमेंड कीजिए। सो आज के दिन में अगर हम कैश सेगमेंट से बात करेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स में मैं जैसे मॉर्निंग में भी बोल रहा था कि अभी एक वापस से तेजी स्टार्ट हो सकती है। सो डेफिनेटली आरबीएल बैंक पे बाय करने की राय रहेगी। आरबीएल बैंक में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है हायर लेवल्स पे एंड अभी ब्रेकआउट के लिए ये काउंटर रेडी हो रहा है। सो आरबीएल बैंक पे फोकस रखिए। 395 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। करंट लेवल से 378 380 का कल का क्लोजिंग था, तो डेफिनेटली आरबीएल बैंक बाय कीजिए 395 के स्टॉप टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 370 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 395 के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक डेफिनेटली एक टॉप पिक रहेगा आज के दिन में कैश सेगमेंट से।
ठीक है, ये निश्चित सर की ओर से आरबीएल बैंक टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाय करने की सलाह दी जा रही है, करंट भाव से खरीदारी करके चल सकते हैं, 375 के करीब का भाव रहेगा। यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 370 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रहे स्टॉप लॉस जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग आरबीएल बैंक में दांव लगा सकते हैं। 395 रुपए का टारगेट, यानी मौजूदा भाव से 20 रुपए की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो आरबीएल बैंक पर आप लोग जरूर नजर रखिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो। हिमांशु सर के पास चलते हैं। सर आपकी तरफ से टॉप पिक में क्या है आज के लिए? सर आपने क्योंकि कैश सेगमेंट में पिक का जिक्र किया, इसलिए मैं कैश स्पेस से एक स्टॉक खरीदारी की सलाह दूंगा। स्टॉक है मिंडा कॉर्प, जो कि एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। कल 706 रुपए के आसपास इस स्टॉक में क्लोजिंग आती हुई नजर आई है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 695 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 740-750 रुपए तक के टारगेट्स आज या सोमवार तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक मेरी तरफ से आज का टॉपिक रहेगा। और सर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा डिस्क्लेमर ले लीजिए। जी बिल्कुल, मिंदा कॉप में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की तरफ से। 695 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट जो रहेगा 740 के करीब का रहेगा। तो ये टॉप पिक में सर की, हिमांशु सर की ओर से रिकमेंडेशन है, तो इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं, नोट डाउन करके चलिए। 695 का स्टॉप लॉस, 740 का टारगेट, अभी 708 का मौजूदा भाव चल रहा है, यानी यहां से करीब करीब 32 रुपए की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो मिंदा पर आप लोग नजर रखिएगा। जी हिमांशु सर, सर को शायद कहीं जाना भी, और भी शोज रहते हैं, सर काफी बिजी भी रहते हैं। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने आज चर्चा की, मेरा उनमें कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे क्लाइंट्स को हम सिमिलर लाइंस पे रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं, और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हो सकते हैं। इसके अलावा पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी भी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड और निवेश है वो जोखिम उसमें जुड़ा हुआ है। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और एडवाइजर्स की सलाह के साथ ही आप ट्रेड या निवेश करें। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। निश्चित सर आप भी डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज सर। आज के दिन में जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए या स्ट्रेटेजी डिस्कस की, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट के साथ सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। सो डेफिनेटली उनकी पोजीशंस हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लीजिए, डेफिनेटली उससे आपको एक अपर एज मिलेगा। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए निश्चित सर। बातचीत कंटिन्यू रहेगी, एक आखिरी स्टॉक लेंगे फिर ये हम अपना सेगमेंट क्लोज करेंगे। प्रदीप सर आईटीसी पर एक नजरिया आपका, क्योंकि विकास जी हैं, विकास अग्रवाल काफी समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रदीप सर से एक बार आईटीसी पर व्यू ले लीजिए। जी देखिए आईटीसी का ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे, जब जीएसटी का यहाँ पे इंक्रीज हुआ था और कहीं ना कहीं जीएसटी लग गया, उसके बाद सिगरेट का प्राइस दाम जब इंक्रीज हुआ, उस टाइम से लगातार एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये मुझे लगता है कि जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड स्टॉक्स है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आईटीसी का एक पैटर्न देखेंगे, जब चलता है 2-3 साल चलता है, जब चलता नहीं है 2-3 साल हम कुछ भी बातें कर ले, रिजल्ट जी कितने भी अच्छे आ जाए चलता नहीं। ये आईटीसी का पैटर्न है सिंस 2013। सो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक को चलने के लिए एक बार 310 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो टाइम करेक्शंस के साथ ये थोड़ा अभी फंस चुका है, बने रहना चाहिए। फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। 252-250 के लेवल के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 310 क्रॉस होने के बाद 335 और 360 दोनों टारगेट आपको बहुत ही जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये सर का व्यू है आईटीसी पर, तो विकास जी उसके अकॉर्डिंग आप आईटीसी को देखकर चल सकते हैं। अब सर हम लोग, आप बने रहिएगा, चर्चा कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। जो हमारा हॉट स्टॉक्स का सेगमेंट है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं।